नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रयास जीके, जिस पे जैसा कि दोस्तों आपका CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी तक आपका 8 शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो 8 शिफ्ट में पूछे गए 200 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। PDF है जो कि टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न को लिख दिए हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारा कमेंट आता था। तो देखिए, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित होगा, यानी कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है जो कि हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो ये आपका 5वां संस्करण है। ठीक है, इसके अलावा आप बात करें 30 जनवरी से 11 फरवरी तक ये आपका आयोजित होने वाला है। और भारत के जो 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5000 से अधिक एथलीट खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में 27 खेलों में 973 पदक, यानी कि 295 स्वर्ण, 295 रजत, 383 कांस्य के लिए प्रतिस्पर्धा है जो कि करेंगे। तो ये आपका खेल भी आपका याद रखिएगा, एथलीट है 5000 और खेल है आपका 27। ठीक है, तो आने वाली शिफ्ट में भी आपका ये पूछा जाएगा। और कुल पदक की बात करेंगे तो कुल आपका 973 पदक में प्रतिस्पर्धा है जो कि दोस्तों आपका होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की एक योजना शुरू किया है, फुटबॉल ऑल ऑफ। ठीक है, कि किस राज्य ने शुरू किया है, तो विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द प्रोग्राम ऑफ फुटबॉल गेम्स। ठीक है, तो फुटबॉल का योजना का नाम आपका था फुटबॉल फॉर ऑल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में फुटबॉल की संस्कृति को जमीन स्तर पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को फीफा के द्वारा देश में इसी तरह की पहली पहल यानी कि फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की है। ये सरकारी बयान में कहा है कि लगभग 2000 स्कूलों में 43,000 से अधिक फुटबॉल बच्चे को वितरित है जो कि किए जाएंगे। ठीक है, तो फुटबॉल फॉर ऑल दोस्तों आपका कहाँ के, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जेम्स चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन की जो खोज है ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में किया था। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिकों में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटॉन की खोज की बात करेंगे तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को अस्तित्व को साबित करने वाले अपने पहले परिणामों को प्रकाशित किए हैं जो कि 100 साल हो गया है। तो प्रोटॉन का खोज आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया है, न्यूट्रॉन का खोज वैज्ञानिक चैडविक ने किया है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन ने किया है 1897 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप किन 2 देशों की मेजबानी में होगा, वेयर विल द 2023 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप बी हेल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो जाना चाहिए। तो देखिए देख लेते हैं, 2023 फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण होगा। महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों के द्वारा लड़ी गई फीफा के द्वारा आयोजित चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट संयुक्त रूप से आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो कि आपका 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक होने वाला है। यह पहला फीफा महिला विश्व कप होगा जिसमें एक से अधिक राष्ट्र मेजबानी करेंगे। तो आपका क्या क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मोढेरा सोलर जो पावर प्लांट गांव है भारत का पहला, वो आपका किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज मोढेरा सोलर विलेज लोकेटेड। तो मोढेरा गांव गुजरात के मोहसाना गांव में 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। वहीं राजधानी गांधीनगर से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है। पुष्पावती नदी के किनारे बसे इस गांव का जो भौगोलिक इलाका है करीब 2436 हेक्टेयर है। यह सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव बन गया है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर मोढेरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था शेर ए बिहार किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड ए शेर ए बाजार। ठीक है, शेर ए बिहार सॉरी। तो ये दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्टूडेंट बता रहे थे कि इसका राइट आंसर है, लेकिन जब मैंने आपका चेक किया तो आपका राम लखन सिंह यादव इनको दोस्तों आपका शेर ए बिहार है जो कि कहा जाता है। राम लखन सिंह यादव की बात करेंगे तो ये आपका भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो 1991 में जनता दल के सदस्य के रूप में आरा बिहार से भारत की संसद के निचले सदन 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन विवादास्पद परिस्थितियों में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा जिसने 28 जुलाई
1993 को नरसिम्हा राव को सरकार को बचाने की मदद की है। बाद में नरसिम्हा राव सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए थे। तो राम लखन सिंह यादव को शेर बिहार कहा जाता है। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लोग ही लगाया जाता है? अंडर विच आर्टिकल प्रेजेंट रूल्स इन इम्पोज्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 356 हो जाएगा। राष्ट्रपति जो शासन है 2 अनुच्छेदों के आधार पर लगाया जाता है। पहला तो है आपका 356 और दूसरा है 365, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो 352 आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 का जो संबंध है उस संवैधानिक आपात स्थिति है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो कि पूरी तरह से विफल हो जाता है, तब केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। इसके अलावा 365 भी एक का प्रावधान है। इसमें है कि जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफल रहता है, तब 365 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन है जो कि लगाया जाता है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था, कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरता है? 4 ऑप्शन दिया गया था, उनमें से ही बताना था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट, ठीक है। तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला तो आपका गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कि आपके कर्क रेखा इस 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इनमें से आपका एक ऑप्शन आपका सही होगा, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लगातार 6ठी बार स्वच्छता का रिकॉर्ड किसे दिया गया है? हु वाज गिवन द क्लीनेस्ट अवार्ड फॉर द 6th टाइम इन ए रो, ठीक है। तो केंद्र का जो वार्षिक सर्वेक्षण आया है उसमें इंदौर को लगातार 6ठी बार सबसे पुराना शहर चुना गया है, जबकि सूरत और नवी मुंबई ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका इंदौर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? व्हाट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। इसका तो ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन कनाडा के जो इसका ऑप्शन शायद आपका दिया गया था संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था दोस्तों आपका कनाडा के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट अधिकार का विचार भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें समवर्ती सूची और राष्ट्र सूची में शामिल नहीं किया गया है, ये अधिकार आपका अवशिष्ट अधिकार है और ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था के अलावा। इसके अलावा एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार का भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है, तो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण, केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपका संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और आपका जापान के द्वारा आपका कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है जापान के संविधान से लिया गया है। और एक दोस्तों आपका जो मौलिक कर्तव्य वो आपके यूएसएसआर तत्कालीन रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ यूएस ओपन मेन सिंगल चैंपियन 2022, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राइट आंसर चैंपियन कौन है, तो इसका कार्लोस अल्कराज, जो कि दोस्तों आपका स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने आपका जीता है। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में कैस्पर रूट को 6-4, 2-6, 7-6 और 6-3 से हराकर 2022 यूएस ओपन पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीत लिया है। यूएस ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल में ईगा स्विटेक ने टूनिसिया के ऑन्स जेबोर को हराकर खिताब जीता है। तो महिला एकल में आपका ईगा स्विटेक हो जाएगा और आपका पुरुष एकल में आपका कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और आपका ग्रैंड स्लैम है जो कि दोस्तों आपका टूर्नामेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 ये आपका जीते हैं पुरुष एकल विजेता आपके नोवाक जोकोविच हैं जो कि सर्बिया खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2022 दोस्तों आपका राफेल नडाल जीते हैं जो कि 2022 के हैं। विंबलडन ओपन 2022 दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच जीते हैं जो कि सर्बिया के हैं। और यूएस ओपन 2022 ये पूछा गया था आपका अल्कराज गार्सिया जो कि आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन में आपका थोड़ा डाउट है, गढ़वाल पेंटिंग पूछा गया था या दोस्तों आपका वर्ली पेंटिंग पूछा गया था, ठीक है। तो वर्ली पेंटिंग अगर पूछा गया होगा तो वर्ली पेंटिंग दोस्तों आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। वर्ली एक प्रकार की जनजाति है
ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले के धानू, तलसारी, जोहार तालुकाज में मुख्यतः दूसरी जनजातियों के साथ पाया जाता है। ये बहुत मेहनती और कृषि प्रधान लोग होते हैं जो बांस, लकड़ी, घास और मिट्टी से बनी टाइल्स से झोपड़ियाँ में रहते हैं। वर्ली पेंटिंग आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से, लेकिन गढ़वाल पेंटिंग की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका राजस्थान से हो जाएगा। ठीक है। W.C. आर्चर के द्वारा लिखा गया कुछ प्रसिद्ध नामी पुस्तकें हैं। पुस्तकें में आपके कागरा पेंटिंग, कलकत्ता की बाजार पेंटिंग, कालीघाट की शैली, गढ़वाल पेंटिंग राजस्थान की भारतीय पेंटिंग है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एलिगा बिलोंग्स टू विच किंगडम, यानी कि सवाल है जो कि किस साम्राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका मोनेरा हो जाएगा। ठीक है। पौधे और जानवरों का जैविक वर्गीकरण सबसे पहले सरल रूपात्मक पात्रों के आधार पर अरस्तु के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बाद में लिनियस ने सभी जीवों को दो समाज में बांट दिया था, प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया था। हुइटेकर ने एक विशिष्ट 5 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था, जिसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई और एनिमिया है। 5 साम्राज्य के वर्गीकरण के मुख्य मानदंड कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण और प्रजनन की विधि और जाति वृत्ति संबंध थे। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट 365 विंडोज को बंद करने का शॉर्टकट की तो Ctrl+F4 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चयनित कार्य पुस्तिका विंडो को बंद कर देता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्षोभमंडल का ऊंचाई कितना है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका 14 किलोमीटर हो जाएगा। क्षोभमंडल परत पृथ्वी की सबसे निकट है। इसकी जो मोटाई है आपका 7 से 20 किलोमीटर है। इससे जलवाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होता है। समता मंडल दूसरी परत है और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपरी समाप्त होती है। ठीक है। क्षोभमंडल आपका पृथ्वी के सबसे निकट है, मोटाई 7 से 20 किलोमीटर है। इसके अलावा समता मंडल दूसरी है, जिसकी आपका पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समाप्त होती है। ओजोन समताप मंडल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा समताप मंडल की बात करेंगे तो ऊपर के क्षेत्र में मध्य मंडल कहा जाता है। यह 50 किलोमीटर से प्रारंभ होता है और 85 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तापमंडल लगभग 90 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह परत में वायु घनत्व बहुत कम होता है। महामंडल सबसे ऊंची परत है, यह लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर है। इसमें आपके हाइड्रोजन और हीलियम के कण हैं जो कि होते हैं। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1240 हो जाएगा। बैठी थी रजिया सुल्तान आपके 1236 ईस्वी में और आपके 1240 ईस्वी में इसे आपका अपदस्थ कर दिया गया था। ये आपका गुलाम वंश से संबंधित थी। मध्यकालीन भारत की पहली महिला थी, अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। उन्होंने जमालुद्दीन याकूत को घोड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। वो पर्दा नहीं करती थी, लेकिन जनता के सामने पुरुष पर ध्यान धारण करती थी। उन्हें मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य के जो की रक्षा किया था। उनकी मृत्यु आपका 1240 ईस्वी में आपका हो गया था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से जो लोग हैं, व्यक्ति हैं आपके सितार वादक हैं। इसमें ऑप्शन दोस्तों आपका पंडित रविशंकर दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। सितार वादक की बात की जाएगी तो पंडित रविशंकर के अलावा उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां और शहीद परवेज वंदे हसन, ये सब दोस्तों आपके सितार वादक हैं। इसके अलावा कुछ सरोद वादक देखें तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता, ये आपके सरोद वादक हैं। संतूर वादक दोस्तों शिव कुमार वर्मा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि आपके टीचर्स के एग्जाम में पूछा जाता है। संतूर वादक हैं। भजन सुपारी भी हैं। इसके अलावा शहनाई वादक देखिए कौन कौन है, तो बिस्मिल्ला खां है, अली अहमद है, हुसैन खां है, दया शंकर जगन्नाथ, ये आपके शहनाई वादक है। इसके अलावा बांसुरी वादक की बात की जाएगी तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, बी कुंजमणि, ये आपके बांसुरी वादक हैं। तबला वादक की बात करेंगे तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह, ये आपके तबला वादक हैं। इसके अलावा वायलिन वादक कौन कौन है, तो TN कृष्ण, डॉक्टर N राजम और L सुब्रमण्यम, ये दोस्तों आपके वायलिन वादक हैं। इसका पखावज वादक कौन कौन है, तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और आपका छत्रपति सिंह और रहमान खान, ये आपके पखवाज वादक है। ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हाईकोर्ट है जो कि कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट इशू रिट्स। ठीक है। तो भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार को ही रीट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 226 के तहत रीट है जो कि जारी करता है। तो आपका अनुच्छेद 226 इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आराम बाग है जो कि किस शहर में बाबर ने बनवाया था। एट बीच पैलेस वाज आराम बाग बिल्ट बाय बाबर। तो आराम बाग की बात करेंगे तो भारत का सबसे पुराना मुगल बगीचों में से एक है। यह मुगल सम्राट बाबर के द्वारा 1528 ईस्वी में बनाया गया था। यह ताजमहल के पूर्वोत्तर में स्थित एक फारसी उद्यान है और इसका मतलब है आराम का बाग। ये दोस्तों आपका कहाँ है, तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। तो आगरा में ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल के पूर्वोत्तर में आपका ये आराम बाग है जो कि स्थित है। ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करने बाबर के बारे में, तो बाबर जिसका जो जन्म है 1483 ईस्वी में हुआ था, फरंगना जो कि अफगानिस्तान में है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है, माता कुटलिक निगार मंगोल
से संबंधित हैं। आपका बाबर भारत में 1526 ईस्वी में आया था, 1530 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। मुगल समाज का संस्थापक था। भारत में बारूद का आरंभ किसने किया था? बाबर था। इसके अलावा तुजुक के बाबर का आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखा था। खानवा के युद्ध के बाद गाजी नाम को अपनाया था बाबर ने ही। 1530 में लाहौर में मृत्यु हो गया था। अपनी इच्छा के खिलाफ आरामबाग आगरा में इसे दफनाया गया था। इसके अलावा बाद में उन्हें शेर शाह सूरी द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में बाग ए बाबर गार्डन में दफनाया गया। इसके अलावा पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है 1526 ईस्वी में बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके अलावा खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा को हराया था। चंदेरी की लड़ाई में चंदेरी को मेदिनी राय को 1528 ईस्वी में हराया था। घाघरा का युद्ध में 1529 ईस्वी में बाबर का जो अंतिम युद्ध था महमूद लोदी को हराया था। इसके अलावा अब्दुल रहीम खान ने तुजुक ए बाबरी तुर्की फारसी भाषा में अनुवाद किया था और इसका नाम है जो कि बाबर आपको रखा था। तो आशा करते हैं कि बाबर से संबंधित सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? विच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली रिटायर्ड? तो महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान किया है। तो इसका राइट आंसर आपका रोजर फेडरर हो जाएगा। 41 साल के जो रोजर फेडरर हैं अपने संन्यास से जो कि ट्विटर पर इमोशनल पोस्ट के जरिए जो कि किया था। पुरुष सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले के मामले में तीसरे नंबर पर है और स्पेन के राफेल नडाल ने सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम खिताब है जो कि जीता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था औद्योगिक विकास किस परियोजना का उद्देश्य था? यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज द गोल ऑफ द विच 5 ईयर प्लान? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था आपका औद्योगिक विकास पर ही निर्भर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस भारी उद्योग पर था। तीव्र औद्योगिकरण पर का उपयोग राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया गया था। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बात करेंगे तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील मिलों का निर्माण किया गया था। इस योजना में कोयला उत्पादन में वृद्धि और अतिरिक्त रेलवे लाइन को शामिल करना था। इसके अलावा बात करेंगे तो होमी जे भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले प्रमुख थे जिसकी स्थापना 1997 में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एक शोध संस्थान के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना में ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कि आपका हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? विच रिवर फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल? तो दोस्तों आपको बता दें बंगाल की खाड़ी जो कि इतना किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें सबसे जो बड़ी नदी गंगा है तथा उसकी सहायक नदी पद्मा है, हुगली है, ब्रह्मपुत्र है एवं उसकी सहायक नदी जमुना और मेघना के अलावा अन्य नदियां जैसे कि इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां सागर से संगम करती है। जो कि ऑप्शन में आपका गोदावरी दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। इसके अलावा नदी से एक और क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में कौन सी नदी निकलती है राजस्थान से? इसका ऑप्शन मिल नहीं पाया है। तो आप लोग को अगर मालूम है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर पूछा गया था प्लासी की युद्ध में कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध आपको मालूम होगा 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक एक जगह है वहीं पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर कौन था? बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और कंपनी और बंगाल के नवाब का कौन था? तो बंगाल का नवाब आपका सिराजुद्दौला था। एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया था प्रो कबड्डी लीग का फाइनल था जो कि 2022 का वो आपके किसके बीच में हुआ था? तो प्रो कबड्डी लीग का फाइनल आपको बता दें जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के बीच मुंबई के डोम NCSVP स्टेडियम में रात 8 बजे खेला गया था। तो इसका राइट आंसर आपका जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन हो जाएगा जिसमें आपका जयपुर पिंक पैंथर्स दोस्तों आपका क्या था? विजेता बना था जो कि दोस्तों आपका अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन का टीम था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था परमाणु का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को दोस्तों आपका भारत के परमाणु का जनक कहा जाता है जो कि जिनका जन्म आपका 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था I-20 फुटबॉल का फाइनल है जो कि कौन सी टीम ने जीता था? तो हैदराबाद FC ICL चैंपियन बनने वाली दोस्तों आपका 5वीं क्लब बन गई है। अब तक के लिए 8 ICL सीजन 5वें खिताब जीतने वाला सफर रहा है। तो हैदराबाद FC इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था प्रिंट को प्रीव्यू करने का शॉर्टकट की क्या था? तो सही उत्तर दोस्तों आपका Ctrl+F2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट पूर्वावलोकन का एक ऐसी सुविधा है जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है कि प्रिंटेड होने पर हार्ड कॉपी आपको कैसा दिखेगा। और डॉक्यूमेंट के लिए प्रिंट पूर्वावलोकन खोलने के लिए जो शॉर्टकट की है Ctrl+F2 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था अंडमान निकोबार का जो कुल क्षेत्रफल है जो कि कितना है?
तो इसका राइट आंसर 8,249 स्क्वायर किलोमीटर अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल है। उत्तर से दक्षिण तक फैली बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की लंबी श्रृंखला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहलाती है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रग पार्क से रिलेटेड। तो ड्रग पार्क से रिलेटेड स्टूडेंट है जो कि क्वेश्चन बताने में असमर्थ है, लेकिन मैंने सर्च किया तो जहां तक एक पार्क मिला है वो आपका बल्क ड्रग पार्क था, जो कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क जो कि स्थापना किया है, ठीक है, धारशिला रखा है। तो बल्क ड्रग पार्क था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानसरोवर कथा संग्रह पुस्तक है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ई निदान जो पोर्टल है किन संस्था के द्वारा है जो कि बनाया गया है? ई निदान पोर्टल। तो ई निदान पोर्टल के द्वारा बात करेंगे, ई निदान पोर्टल को तो NCPR ने ई बाल निदान पोर्टल को नया रूप दिया है ताकि शिकायतकर्ताओं के साथ साथ शिकायतों से निपटने में NCPCR और NCPCR के कार्यों को आसान बनाने वाली सुविधाओं को शामिल किया जा सके। ई बाल निदान 2015 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिकायत तंत्र है जो कि लोग किसी बच्चों के खिलाफ किए गए उल्लंघन की रिपोर्ट करने और आयोग में शिकायत करने के लिए प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था किससे? तो एक क्वेश्चन आपका मेमोरी से पूछा गया था। मेमोरी से क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था? तो यही पूछा गया था कि कौन सा मेमोरी है जो कि मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, जो कि परमानेंट मेमोरी रहता है। तो ये दोस्तों आपका रोम, एक रोम चिप को मिटाया या फिर से नहीं लिखा जा सकता है। रोम मेमोरी रोम चिप को मिटाया नहीं जा सकता या फिर से लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर आपका ROM हो जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है, वेयर विल द ODI वर्ल्ड कप 2023 भी हेल्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका भारत यानी कि इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो वनडे वर्ल्ड कप 2023 से अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत को द्वारा आयोजित किया जाना है। यह पहली बार होगा जब जो आपका ODI वर्ल्ड कप प्रतियोगिता होगा जो कि पूरी तरह से भारत में आयोजित होगा, ठीक है। पिछले 3 संस्करणों में आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से भारत ने होस्ट किया था, जिसे 1987 का, 1996 का, 2011 का। 2011 का जो वर्ल्ड कप है भारत ने होस्ट किया था, लेकिन साथ साथ श्रीलंका और बांग्लादेश को भी संयुक्त मेजबानी दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अभी भारत हो जाएगा। इसके अलावा जो ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 है जो कि दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका में खेला जा चुका है 10 से 26 फरवरी के बीच, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया जो कि चैंपियन बन गया है, ठीक है। तो ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप पूछेगा तो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, लेकिन 2023 वाला वनडे वर्ल्ड कप आपका भारत बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना लिया गया है, प्रस्तावना पूछा गया था, प्रस्तावना का भाषा पूछा गया था, दोनों को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। द प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो प्रेरणा है आपकी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना पूछा हुआ सिर्फ तो आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वही प्रस्तावना की जो भाषा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया लेकिन भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना का जो शुरुआत है हम लोग जानते होंगे कैसे करते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज बनाने इसे करके आपका प्रस्तावना होता है, जो कि आप NCERT का बुक खोलिएगा तो पहला सेकंड पेज पे दोस्तों आपका प्रस्तावना दिया रहता है, ठीक है। वो आपका अमेरिका से लिया गया, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समाप्त कहाँ से होता है? तो 26 नवंबर 1949 को आपका प्रस्तावना का जो शब्द है आपका समाप्त हो जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही जो हमारा संविधान है 26 नवंबर 1950 को दोस्तों आपका बनकर है जो कि तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारतीय 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सा भाषा जोड़ा गया था, ठीक है, कौन सा भाषा जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया था दोस्तों। तो आपको बता दें पूछा गया था कौन सा भाषा आपका नहीं जोड़ा गया था। 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें 3 जोड़ा गया था, एक आपका ऑड था, एक आपको छाटना था, ठीक है। तो पहले तो आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन जो कि दोस्तों आपका कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। जिसमें आपका मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया था इसी संविधान संशोधन के तहत। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के जो बदलाव हुआ था इस तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला तो आपका समाजवादी, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष और तीसरा आपका अखंडता, ठीक है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द है जो कि जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में। एक आपका ऑप्शन गलत सही था, वो आपको छाटना था कि कौन सा शब्द आपका नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य जो कि दोस्तों आपका USSR तत्कालीन रूस के संविधान से लिया गया था। हमारे भारतीय संविधान में सरदार सुरन सिंह समिति की सिफारिश पर आपको शामिल किया गया था। 51 के कम है, ठीक है। अब भाग पूछेगा तो भाग 4 के कम है। उस समय जब 42वां संविधान संशोधन के तहत मात्र 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका शामिल कहाँ से किया गया था? तो वो शामिल किया गया था दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर आपका देख लीजिएगा क्या होगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था लिंगराज मंदिर जो कि किस राज्य में आपका अवस्थित है? लिंगराज मंदिर, ठीक है। तो लिंगराज मंदिर की बात करेंगे दोस्तों तो 11वीं शताब्दी में राजा जजाति केसरी के द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर आपका भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा ये लाल
बलुआ पत्थर से निर्मित वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उदाहरण है। इसके अलावा इस मंदिर आपका कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और मंदिर है उसको भी देख लेते हैं जो कि प्रसिद्ध है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपका है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि दोस्तों ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ओडिशा में कौन कौन सा मंदिर है, तो ब्रह्मकेश्वर मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है और कोणार्क सूर्य मंदिर है। ये जो सारों मंदिर है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसमें से आपका लिंगराज मंदिर के बारे में आज के शिफ्ट में आपका पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक गुजरात है, गुजरात में कौन कौन सा मंदिर है, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात में है। एक आपका मार्टेंडेश्वर मंदिर है जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपका तमिलनाडु में कौन कौन सा मंदिर है, तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी आपका तमिलनाडु में है। और मीनाक्षी मंदिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मीनाक्षी अம்மन मंदिर, जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था हड़प नीति है जो कि किसने बनाया था, हु फॉर्मुलेट हड़प पॉलिसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति को शुरू करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाया था। हड़प नीति की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था। 1848 से 1856 तक यह भारत का गवर्नर था। हड़प नीति के अनुसार शासकों के स्वाभाविक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में हिंदू भारतीय राज्यों का विनाश किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस बात पर बल दिया था कि शासन करने का पश्चिम तरीका पूर्व की तुलना में बेहतर था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, फॉर विच फिल्म डिड अक्षय कुमार गेट द नेशनल अवार्ड। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें उन्होंने 2016 में रुस्तम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रुस्तम के लिए। ठीक है, तो रुस्तम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 2 बार जीतकर कई फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 2008 में उन्होंने सिंह इज किंग में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लोकप्रिय पसंद का स्क्रीन अवार्ड जीता है। इसके अलावा 2019 में आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसके अलावा 8, 11, 13 में उन्होंने स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टारडस्ट अवार्ड है जो कि जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका रुस्तम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों 1956 से 1961 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1953 में भारतीय सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल है जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था आपका 1956 से 1961 था। पहली पंचवर्षीय योजना आपका कब से कब तक चला था, 51 से 56 चला था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका 61 से 66 तक चला था, जो कि दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और फर्स्ट वाला जो पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों आपका कौन सा मॉडल पर आधारित था, तो वो दोस्तों आपका हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो हेराल्ड डोमल मॉडल आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला पे, और सेकंड वाला का आपका पीसी महालनोबिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित था। योजना ने लंबी अवधि के लिए आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश का एक संतुलित आवंटन निर्धारित करने का प्रयास किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे देश में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार आपको बता दें तो ओडिशा में है, जबकि सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका कौन है, तो मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन भंडार पूछेगा तो उड़ीसा होगा, लेकिन उत्पादक पूछा था तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा तांबा का बात करेंगे तो तांबा अयस्क भंडार जो कि दोस्तों राजस्थान तांबे के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, तो तांबे का सबसे बड़ा भंडार आपका राजस्थान है, और सर्वाधिक भंडार आपका मैग्नीज का तो वो दोस्तों आपका उड़ीसा है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन नहीं होता है, लेकिन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा रोग होता है। तो मच्छर के काटने से देखिए कौन कौन सा रोग होता है, तो आपका डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, और आपका गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसी घातक बीमारियां होता है। तो इनमें से 3 ऑप्शन आपका दिया गया होगा, एक ऑप्शन दोस्तों आपको जो नहीं दिया गया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के वाइसराय लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों में से एक प्रमुख कार्य भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1878 हो जाएगा। सन 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस सशस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1878 हो जाएगा।
एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने मात्र एक ही स्वर्ण पदक जीता था, जो कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक लाए थे। इसके अलावा 2 रजत जीता था और 4 कांस्य भारत ने जीता था। टोटल आपके 7 ओलंपिक पदक 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते थे। और रैंकिंग की बात करेंगे तो 48 रैंकिंग पर आपका भारत था, फर्स्ट पे शायद आपका अमेरिका था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के पूछा गया था महानदी है जो कि किस राष्ट्र से होकर बहती है। आपका क्वेश्चन पूछा गया था महानदी कौन किस राष्ट्र से होकर नहीं बहती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस किस राष्ट्र से होकर गुजरता है। तो महानदी आपका पहला तो आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर बहता है। तो ये 3 राज्य है जहाँ से महानदी आपका गुजरता है। महानदी बेसिन उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व में फैला है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित गोंडवाना बेसिन के लंबवत है। और गोंडवाना रॉक सिस्टम है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था 2025 तक किस खिलाड़ी को ओलंपिक से है जो कि बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों बता दें, डोपिंग उल्लंघन के कारण भारतीय भाला फेंकने वाला शिवपाल सिंह को अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। तो आपका शिवपाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिवपाल सिंह की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के एथलीट हैं। 2019 के एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता थे। उन्होंने 86.23 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल किया था। उन्होंने 2019 में विश्व चैंपियन खेलों में भी जीत हासिल किया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दोस्तों आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और किनके द्वारा दिया जाता है। तो युवा मामलों खेल मंत्रालय के द्वारा आपको जो है कि दिया जाता है। ये देश का लाइफ टाइम पुरस्कार है, सर्वोच्च। और ये खेल में आपका कौन कौन सा खेल है, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, एशियाई में, राष्ट्रमंडल में, विश्व चैंपियन में, विश्व कप जैसे क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट्स में व्यक्ति शामिल को है जो कि आपका दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है, इसलिए इसको हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका आया था। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। तो आपको बता दें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो आपका उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो स्थापना है 1936 में किया गया था। यह आपका बड़ी संख्या में बाघों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किसी भी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। पहला आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में स्थित है, एक सिंगे वाला गेंदा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका गुजरात में स्थित है, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका राजस्थान में है, ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है कान्हा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका राजस्थान में है और ये आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बांदीपुर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है जो कि बाघ के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा टडोवा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र में है, ये भी आपका बाघ के लिए ही प्रसिद्ध है। एक है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि आपका तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका असम स्थित है सानो बैनल में, जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। एक आपका दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है और कश्मीरी हंगलुक के लिए आपका प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक है आपका हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका लद्दाख में है जो कि हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। एक है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका केरल में स्थित है और ये आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें एक आपका कंप्यूटर से प्रश्न देखने को मिला था डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका Ctrl+S इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+S इज ए कीबोर्ड की फॉर सेविंग मॉडिफिकेशन टू ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट्स इज समटाइम्स नोन एज Ctrl+S। ठीक है, आपका ये राइट आंसर दोस्तों आपका Ctrl+S इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, गया था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हमारा जो वीडियो रहता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए स्टूडेंटों के लिए रहता है, जिससे कि इंग्लिश माध्यम स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा परेशानी ना हो, तो इसलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन है जो कि हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हु हैज़ ऑन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हम बता दें हमको तो राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं, डेनियल मेदवेदेव को हराकर, जो कि रूस के थे, 2-6, 2-6, 6-7, 6-4, 6-7, 7-5 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब है जो कि अपने नाम कर लिया था। कौन? राफेल नडाल। ठीक है, इसके अलावा ये आपका इनका राफेल नडाल का 21वां मेजर खिताब था। ऐसा करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों महिला एकल खिताब की बात करेंगे तो महिलाओं में वर्ल्ड नंबर ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने यूएस की डेनियल कॉलिंस को हराकर महिला एकल का खिताब जीता था। तो महिला एकल का खिताब आपकी एश्ले बार्टी जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का ही। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ लिस्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम 21-22, यहाँ पर कुछ लिस्ट हैं जो कि आपके जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं आपके 21 और 22 में उनसे संबंधित। तो देखिए
पहला जो टूर्नामेंट है आपका यूएस ओपन 2022, ठीक है, जो कि जीता है कार्लोस एल्क्रोज, जो कि दोस्तों आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका मेंस सिंगल में था। वुमेन्स की बात करेंगे तो ईगा स्वितेक, ये आपके मेंस सिंगल में जीती है, मेंस वुमेन्स में, और मेंस में आपका कार्लोस अल्क्रेज, ठीक है। इसके अलावा विंबलडन में बात करें, विंबलडन 2022 का, तो नोवाक जोकोविच आपके जीते हैं मेंस पुरुष के, और वुमेन्स में बात करें तो इलियाना रायविकना, ठीक है, इलियाना रायविकना आपके जीते हैं महिला एकल खिताब। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो राफेल नडाल मेंस एकल का खिताब जीती हैं, और वुमेन्स का आपका ईगा स्वितेक ही जीती है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का, जो कि आपके आज का क्वेश्चन था, राफेल नडाल मेंस एकल का और एशले बार्टी वुमेन्स एकल का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका यूएस ओपन 2021 की खिताब को भी देखें तो डेनियल मेदवेदेव आपके मेंस सिंगल का, और वुमेन्स का आपका इमा राडाकानु, ठीक है। इसके अलावा विंबलडन 2021 नोवाक जोकोविच महिला पुरुष एकल, इसके फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये 2021 का है, इसको आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इसके बाद 21 का विंबलडन एकल महिला एकल एशले बार्टी, और फ्रेंच ओपन महिला एकल बारबोरा केजाकोच, और आपके 21 का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब नाओमी ओसाका, ठीक है। तो ये कुछ किताब थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको इसका दे दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? हाउ लॉन्ग्स वाज द रिजाइन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बात करें तो इसका राइट आंसर आपका 1206 से 1210 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का पहला सुल्तान आपका बना था। वह घुरिद प्रदेशों का प्रभावी था और बाद में मामलुक राजवंश द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत का शासक आपका बन गया था। बात करेंगे तो उनका जो शासनकाल था आपका 25 जून 1206 से 1 दिसंबर 1210 तक था। उन्हें दिल्ली में कुतुब मीनार को चालू करने के लिए जाना जाता है। कुतुब मीनार जो कि दोस्तों आप लोग देखते हैं दिल्ली में है, वो आपका उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। वो आपका मामलुक वंश या गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है जो कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। संसद संघ में कानून स्वीकार करके एक ऐसे नियम या शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जैसा कि वो उचित समझती है। तो ये आपका अनुच्छेद 2 है जो कि कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है जो कि किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी का जो रेडियस है वो आपका कितना होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी का त्रिज्या यानी कि रेडियस पृथ्वी के केंद्र से उसके सतह की दूरी है जो कि लगभग 6371 किलोमीटर, और मील में बात करेंगे तो 3959 मील है। यह पृथ्वी के गोले का औसत त्रिज्या है। इस संख्या का प्रयोग खगोल शास्त्र और भूविज्ञान में बहुत होता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कथन से संबंधित। आपका कथन दिया गया था, प्लेयर इन बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल इज 11-11, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत था। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में प्लेयरों की जो संख्या होता है आपका 6 होता है, ठीक है। इस बात को आप है जो कि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, CRR इज मॉनेटरी टूल, RBI से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। तो CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ ए बैंक टोटल डिपॉजिट डेट इट नीड्स टू मेंशन एज ए लिक्विड कैश, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड। तो बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है जो कि मनाया जाता है, ठीक है। का 29 जुलाई के एक दिन पहले 28 जुलाई, ठीक है। तो 28 जुलाई की बात करेंगे तो 28 जुलाई को दोस्तों आपका विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। कब है? 28 जुलाई को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बात करें 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 2 जुलाई को विश्व UFA दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा 4 जुलाई को आपका अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को आपका विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको मनाया जाता है। तो ये कुछ जुलाई में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट दिवस थे जो कि आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिलेटेड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का भाग 9 है ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बात करता है और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों जो कि अनुच्छेद 40 के रूप में
कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक है, ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा बात करेंगे पंचायत आपका, तो पंचायत का 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और आपका जिला परिषद जिला स्तर पर। इसे 1992 में भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। इसके अलावा बात करेंगे भारतीय संविधान की वर्तमान परिस्थिति का, तो आपके उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ आपके भारतीय संविधान में वर्तमान में शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? ठीक है, जो कि आपका भारतीय मूल की बनी थी। ठीक है, तो कमला हैरिस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमला हैरिस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कमला जनवरी 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति बनी। उन्होंने 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस को हराया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पहले आपके माइक पेंस थी, जिसको हराकर कमला हैरिस चुनाव जीती थी, और राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप थे, जिसको हरा के आपकी जो बाइडेन है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 का वुमेन्स एशिया T20 विश्व कप कौन सी टीम जीती है? विच टीम हैज बिकम द विनर ऑफ 2022 वुमेन्स एशिया T20 कप? ठीक है, तो महिला एशिया विश्व कप एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला आपको बता दें भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। इसमें टीम इंडिया ने श्रीलंकाई टीम को 8 विकेट से बुरी तरह से हरा दिया था। तो आपको जीता कौन था? हमारा देश भारत जीता था, उप विजेता आपका श्रीलंका बना था। ठीक है, श्रीलंका को हराने के साथ ही भारतीय महिला टीम ने एशिया कप के इतिहास में 7वीं बार खिताब जीता है। तो एशिया कप अभी तक भारत कितनी बार जीता है महिलाओं की श्रेणी में? तो आपके 7वीं बार जीता है। इसके अलावा पुरुषों का भी एशिया कप आपका 2022 में हुआ था, जो कि UAE में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये टूर्नामेंट आपका द्विवार्षिक है, यानी कि हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। फाइनल मैच में पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर श्रीलंका को प्रतिष्ठित एशिया कप विनर्स लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो पुरुषों में आपका श्रीलंका जीता था, रनअप आपका पाकिस्तान रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गर्दन की हड्डी में कौन सा ज्वाइंट होता है? विच ज्वाइंट इज देयर इन द नेक बोन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका पाइवोट ज्वाइंट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाइवोट ज्वाइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइवोट ज्वाइंट जिसे कि आपका मुख्य जोड़ भी कहा जाता है, वह जोड़ होता है जहां हमारी गर्दन सिर से जुड़ी होती है, वह एक मुख्य जोड़ जिसे कि पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। यह हमें अपने सिर को आगे या पीछे की ओर झुकाने की अनुमति देता है। सिर को हमारे दाएं या बाएं घुमाता है। एक संयुक्त जोड़ है जो कि बेलनाकार हड्डी और एक अंगूठी में घूमती है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, शुष्क जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? इन विच रीजन इज ड्राई क्लाइमेट फाउंड? तो इसके अंतर्गत आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर पश्चिम भाग, गंगानगर दक्षिण भाग और जोधपुर की फलोदी तहसील का पश्चिमी भाग आता है। ये सभी आपके राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तो मुझे मालूम नहीं किस प्रकार दिया गया था, राजस्थान दिया गया था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इस प्रकार करके दिया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का बिस्मार्क है जो कि किसे कहा जाता है? तो भारत के बिस्मार्क की बात करेंगे तो वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत को एकजुट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाया था। तो आपको मालूम होगा जब भारत आपका आज़ाद हुआ था तो उस समय आपका लगभग 550 से 65 टुकड़ों में जो कि भारत आपका बटा हुआ था, उसको एक करने का जो श्रेय है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। और इसी कारण एक आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको हाल ही में बनाया गया है, जो कि अहमदाबाद में बनाया गया है। तो वो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की श्रद्धांजलि को अर्पित करने के लिए बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो ये आपका बारदोली सत्याग्रह से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका मिस वर्ल्ड पूछा गया था आपका। तो इसका राइट आंसर आपका खुशी पटेल था। ठीक है, खुशी पटेल उसका राइट आंसर था आपका मिस इंडिया का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका खुशी पटेल तो इससे पहले जो सिनी सेट्टी हैं, खुशी पटेल 2021 का मिस इंडिया का खिताब जीती हैं, लेकिन मिस इंडिया का खिताब आपका 2022 का खिताब आपके सिनी सेट्टी ने जीती है। मिस वर्ल्ड का 2022 का खिताब जम्मू की रहने वाली सरगम कौशल ने जीती है। ये आपका 2022 का है, लेकिन 2021 का पूछा गया था, जो कि खुशी पटेल आपका राइट आंसर था। ठीक है, 21 साल के इंतजार के बाद मिस वर्ल्ड का जो ताज एक बार फिर से भारत के पास आ गया था। इसके अलावा मिस यूनिवर्स का खिताब आपको बता दें 2022 का ऐलान भी हो चुका है और अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स शहर में आयोजित हुआ था। 91 मिस यूनिवर्स का ताज यूएस की आर बोनी गैब्रियल ने अपने नाम किया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका 2 स्टेटमेंट दिया गया था अबाउट एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर ऑफ प्रोटॉन
P+N करके, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन जो कि मिल नहीं पाया है एक्यूरेट। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आर्टिस्ट से पूछा गया था कि कौन से डांस स्टाइल से संबंधित है। आर्टिस्ट का नाम तो शायद मिल नहीं पाया है, शायद आपका उदय शंकर जी थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर है जो कि बता दीजिएगा कि क्या पूछा गया था, ठीक है। दल विदल विरोधी कानून दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका सही उत्तर 10वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। दल बदल जो कानून का प्रावधान है आपके भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में है। इसके अलावा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल विदल विरोधी कानून दिया गया है। ये आपका 30 जनवरी 1985 को लोकसभा द्वारा पारित हुआ था, 31 जनवरी 1985 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था और 15 जनवरी 1985 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में आपकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करेंगे, जिससे कि आपका हर दिन एक प्रश्न बन रहा है, वो आपका संघ और राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की शक्तियों का विभाजन से संबंधित है, ठीक है। जिसको हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है वो भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में भी आपके 22 भाषा हैं, लेकिन मूल संविधान में आपके 14 भाषा थे 8वीं अनुसूची में। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो 9वीं अनुसूची है वो आपका भूमि सुधारों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो कि आपका कल ये क्वेश्चन शायद आपका पूछा भी गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर आपका नर्मदा रिवर के किनारे स्थित है। ये मध्य भारत की एक नदी होने के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन? तो नर्मदा नदी। इसके साथ ही इससे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। और जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है, सिटी है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसे मध्य प्रदेश का संस्कार धानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो 2022 की बात करेंगे दोस्तों, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ जी बने हैं। तो आपके राइट आंसर शहबाज शरीफ हो जाएंगे। इससे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान थे, उनको हटाकर आपके प्रधानमंत्री बन चुके हैं शहबाज शरीफ। इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करेंगे वर्तमान में, तो ये दोस्तों आपका मनमोहन हुसैन है, जो कि आपका पाकिस्तानी कपड़ा व्यापारी हैं और राजनेता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी हैं। भारत के परिदृश्य में बात करेंगे तो भारत के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके राष्ट्रपति की, तो ये दोस्तों आपके हाल ही में बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आपके भारत के 15वें राष्ट्रपति, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की बात करेंगे भारत के परिदृश्य में, तो उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ बने हैं, जो कि आपके 14वें नंबर के हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी आपके वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री की बात करेंगे तो आपके अमित शाह जी हैं। इसके अलावा अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय भी आपके अमित शाह जी के पास ही है। खेल मंत्री की बात करेंगे तो आपके अनुराग ठाकुर शायद आपके खेल मंत्री हैं। इसको एक बार डिस्कस कर लीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम की बात की जाएगी दोस्तों, तो मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। इसकी जो उत्पत्ति आपकी मानी जाती है वो आपका 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसके अलावा मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं के द्वारा हिंदू भगवान के द्वारा यादों में यह नृत्य है जो कि किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। जो कि दोस्तों आपका यह प्रश्न पूछा जाता है कौन से विश्वविद्यालय से, तो उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवादी में PhD थीसिस है जो कि पूरा किया है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपके वर्तमान में भारत में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से है, तो आपका तो पहला मोहिनीअट्टम है जो कि दोस्तों आपका केरल का है। इसके अलावा केरल का एक और आपका शास्त्रीय नृत्य है वो आपका कथकली है। इसके साथ ही साथ आपका भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
इसके अलावा उड़ीसी की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा का है। मणिपुर की बात करेंगे तो ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथक का है जो कि आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और सतरिया है जो कि आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथक से भी रिलेटेड दोस्तों आज की शिफ्ट में आपका प्रश्न बना था। जो कथक है वो आपका कौन से भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत या दक्षिण भारत। तो कथक की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्य तौर पे आपके उत्तर प्रदेश राजस्थान में आपका किया जाता है। ठीक है, तो आपका कथक से भी ये प्रश्न बना था। बात करें दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य किस नृत्य को आपको दर्जा दिया जाता है, तो शास्त्रीय नृत्य उस नृत्य को दर्जा दिया जाता है जो कि दोस्तों आपका लुप्त प्राय होने वाला होता है। जो डांस आपका लुप्त होने वाला रहता है उसी को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है जो कि दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में आपके जो आपका छऊ जो नृत्य है उसको भी शास्त्रीय नृत्य का है जो कि दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा। छऊ की बात करेंगे तो इसको पूर्वी भारत के श्रेणी में अभी रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आपके संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। राष्ट्र सूची का विषय में जो कानून दिए गए हैं उन पर आपके राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा संघ सूची के विषय का कानून आपके केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। वहीं पर बात करें समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची में दोस्तों आपका जो कानून है वो राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है। ठीक है, और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ज्ञात रहे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में आपको शामिल किया गया था। वो कौन कौन से विषय थे, तो ये थे आपका शिक्षा थे, वन था, नाप तोल था, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। ये जो 5 विषय थे आपके राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। समवर्ती सूची की बात करेंगे उसके अंतर्गत कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे शिक्षा, दीवानी, फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वाट माप इत्यादि। इसके अलावा भी और कुछ विषय हैं जैसे कि आर्थिक योजना या नियोजन, योजना आयोग, इसके अलावा आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, विद्युत, इसके अलावा दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, सामाजिक नियोजन, गोद लेना, ये सब विषय दोस्तों आपके समवर्ती सूची का ही है। तो इनमें से कोई आपका एक ऑप्शन आपको राज्य सूची या केंद्र सूची का दिया गया होगा तो वो आपका छाट लीजिएगा, और जिन लोगों को याद होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था URL का संपूर्ण रूप या पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका राइट उत्तर दोस्तों आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इंटरनेट पर लिंक एड्रेस URL होता है। URL को 1994 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इंटरनेट इंजीनियरिंग प्रकाश समूह के द्वारा पेश किया गया था। URL एक एड्रेस या अक्षरों की एक स्ट्रिंग है जिसका उपयोग इंटरनेट डेटा को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा URL का एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का रूप है। URL में जानकारी शामिल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था IPL 15वें सीजन निम्नलिखित में से कौन सा टीम है जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो आपको मालूम होगा IPL का जो 15वां सीजन है वो आपका कब हुआ था, 2022 में हुआ था। ठीक है, कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो कुल 10 टीमों ने आपका भाग लिया था। ठीक है, 10 टीमों में आपके जो क्वालिफाई किए थे 4 टीम आपके क्वालिफाई किए थे। वो टीम आपका है गुजरात टाइटन्स है, राजस्थान रॉयल्स है, लखनऊ सुपर जायंट्स है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। तो इनमें से 3 ऑप्शन आपका इसमें से दिया गया होगा और एक ऑप्शन ऐसा दिया गया होगा जो टीम आपका क्वालिफाई नहीं कर पाई होगी। जैसे में हम अनुमान लगा सकते हैं तो मुंबई इंडियंस का नाम होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नाम होगा, चेन्नई सुपर किंग का नाम होगा, इसके अलावा किंग्स 11 पंजाब का नाम होगा, सनराइजर्स हैदराबाद का नाम होगा। तो इनमें से कोई एक नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 15वें सीजन की बात करेंगे तो इसके विजेता कौन बना था, तो गुजरात टाइटंस इसके विजेता बने थे जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। इसके अलावा उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता आपका राजस्थान रॉयल्स बना था जिसके कप्तान संजू सैमसन है। इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करेंगे तो ये टीम भी आपका क्वालिफाई की थी। ये लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान आपके KL राहुल थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन थे, तो फाफ डू प्लेसिस। ठीक है, इसके अलावा जो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स है ये आपका 15वें सीजन में 2 नई टीम थे। पहले आपके 8 टीमों का ये IPL होता था, लेकिन IPL 15वां जो 2022 में आपका हुआ था वो दोस्तों आपका कुल 10 टीमों का खेल बन गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका IPL 15वें सीजन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया था फीफा बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, अमेरिका, जापान, चीन या भारत। तो अब हाल ही में जो आपका FIBA का
बास्केटबॉल का जो विश्व कप हुआ है वो आपका महिलाओं का हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका महिलाओं का ही पूछा गया होगा। तो इसका जो विजेता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने के लिए चीन को 83-61 से हराया था, ठीक है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उप विजेता की बात करेंगे तो चीन था। अमेरिका ने लगातार चौथा और कुल 11वां खिताब आपका जीता है। पेरिस 2024 ओलंपिक में खेल में भी एक स्थान है जो कि पक्का कर लिया है। ये दोस्तों आपका महिलाओं का पूछा गया होगा, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। इसके अलावा पुरुषों का हुआ था आपका 2019 में, जिसके विजेता था आपका स्पेन, ठीक है। तो बताइएगा आपका क्या क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे दोस्तों, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है आपके मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित हुए थे, तो उसका राइट आंसर 8 था। तो 5वां संस्करण आपके मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। पदक तालिका में महाराष्ट्र है जो कि शीर्ष पर रहा था। मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसे कि KIYG 2022 के नाम से जाना जाता है, 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित है जो कि किया गया था। अब बात करें हरियाणा ने कितने पदक जीता था, तो हरियाणा ने कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं 128 पदक है जो कि हरियाणा के द्वारा जीता गया था। तो 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक हरियाणा के द्वारा जीता गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे जो कि आपके टॉप पर रहा था। तो महाराष्ट्र ने कुल दोस्तों आपका 161 पदक महाराष्ट्र जीता है। इसके अलावा हरियाणा सेकंड पर रहा था, 128 जीता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आपका मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश जो कि आपका आयोजन करने वाला था वो आपका 96 जीता है। इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान दोस्तों आपका कितना पदक जीता है, तो आपका 48 पदक राजस्थान जीता है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली ने 64 पदक आप अपने नाम है जो कि किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था, ठीक है। तो सभी फैक्ट्सों को आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कल का PDF है जो कि डाल दिया गया है। आप लोग से बस एक निवेदन आता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया था, मोमबत्ती बुझने के बाद उसकी जो लौ होती है वो किस रंग की हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप मोमबत्ती की लौ को करीब से देखिएगा तो लौ के एक आधार पर आपका एक नीला क्षेत्र दिखाई देगा, उसके ऊपर एक छोटा गहरा नारंगी भूरा भाग है, और उसके ऊपर बड़ा पीला क्षेत्र है जिसे मोमबत्ती की लपेटों से जोड़ते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर है आपका थोड़ा सा डाउटेबल है, नीला होगा या काला होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको एक बार बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था, पांड्यों की राजधानी कौन सी है। तो पांड्यों की राजधानी दोस्तों आपका मदुरै हो जाएगा। मदुरै पांडवंश की राजधानी है, ठीक है। पांड्यों की राजधानी कल भी आपका पल्लव का पूछा गया था, जिसका राइट आंसर कांचीपुरम था। तो कल ही के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है हमने PTM में शामिल कर दिया था सभी राजवंशों की राजधानियां, तो उसमें आपका पांड्यों को भी शामिल किया गया था। आप लोग जाकर वहां से चेकआउट भी कर सकते हैं। बात करेंगे पांड्यों के, तो भारत के सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य का एक तमिल साम्राज्य था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांड्यन राजवंश की राजधानी मदुरै थी, और कोरकाई पांड्य की राजधानी बंदरगाह भी था। 16वीं शताब्दी के अंत तक तीसरी राजधानी आपका तेनकाशी बन गया था। इसके अलावा कडुगोन की बात करेंगे तो कडुगोन के तहत पांड्य 6ठी शताब्दी के अंतर्गत पुनर्जीवित हो गए थे, जिससे दक्षिण भारत में काल भैरवों को विस्थापित करने में मदद मिला था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कह रहे थे, पूछा गया था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा पूछा गया था या नहीं। तो नीति आयोग की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग की फुल फॉर्म बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार का एक प्रबुद्ध मंडल है, जिसका जो गठन है आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में पड़ता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है वो आपका BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है, ठीक है। तो आपके पहले परमेश्वर अय्यर थे, अब आपके BBR सुब्रमण्यम बन गए हैं। इसके अलावा नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष भी होते हैं जो कि आपके वर्तमान में सुमन बेरी हैं, ठीक है। तो नीति आयोग से आपका इतना ही प्रश्न है जो कि हर बार बनता है और हर बार बनेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था PFI, ठीक है। PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कितने सालों तक बैन किया गया है। तो PFI की बात करेंगे दोस्तों तो PFI का तो फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यह आपका भारत का एक इस्लामिक गठबंधन था। इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन था जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों राजनीति की एक चरमपंथी और विश्व शैली में संलग्न था। हिंदुत्व समूह से लड़ने के लिए गठित इससे भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UPA के तहत 28 सितंबर 2022 को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 साल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यह आपका 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों से मिलकर बना था। इनमें आपका केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट था, कर्नाटक का फोरम ऑफ डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति पसरई साथ आए थे। पीएफआई खुद को एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि बताता था, लेकिन अब इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है 28 सितंबर 2022 को। ठीक है, 57 की क्रांति में मेरठ से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया था? जो 1857 की आपकी क्रांति हुई थी, इसका मेरठ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो मेरठ विद्रोह आपका ये 9 मई 1857 को होता था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया था, इसका नेतृत्व जो है आपका कदम सिंह के द्वारा किया गया था। तो कदम सिंह यहाँ पर राइट आंसर था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल तोड़ दी और 10 मई को उन्होंने दिल्ली मार्च आपका किया हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें यहाँ पर कदम सिंह जी ने मेरठ से इसका नेतृत्व किया हुआ था। तो कदम सिंह यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग की शुरुआत कब की गई थी? तो नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के आपके स्थान पर लाया गया था। इससे पहले नीति आयोग की जगह पर आपका योजना आयोग हुआ करता था जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, जो कि 1950 में शुरू किया गया था। और पहले जो उसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। उसी के स्थान पर आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का यहाँ पर गठन किया गया है, जो कि योजना आयोग की जगह पर ही आया है। इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के वर्तमान यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी इसके यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया है। तो नीति आयोग का यहाँ पर शुरुआत यानी कि गठन पूछा गया था कब हुआ था, तो वो 1 जनवरी 2015 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2018 के एशियाई खेलों में ध्वजवाहक कौन था? 2018 के एशियाई खेलों की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर था वो नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर था। यानी नीरज चोपड़ा ने 2018 एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में यहाँ पर ध्वजवाहक रहे थे। तो उद्घाटन समारोह में नीरज चोपड़ा 2018 के एशियाई खेलों में ध्वजवाहक थे। वहीं अगर आपके राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 के थे उसमें आपका उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो वो वहाँ पर रानी रामपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके राष्ट्रमंडल खेलों में रही थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़े आपके मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में, इससे पहले भी जो एग्जाम हुए उनमें मोस्टली यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन है थी? तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रजिया अलविन का जन्म 1205 में हुआ था। उनका शाही नाम जलालत उद दीन रजिया था, लेकिन उन्हें रजिया सुल्तान के नाम या रजिया सुल्ताना के नाम के रूप में जाना जाता था। तो वह भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान बनी हुई थी, जो कि आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश गुलाम वंश के संस्थापक थे और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसका स्थापना की हुई थी। और आपका कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। तो गुलाम वंश से ये लोग संबंधित है। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आपके चले हुए हैं। पहला आपका गुलाम वंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हुई थी। आगे देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो को लाइक सबसे पहले करना है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। इतना इससे क्या होता है कि आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले आपको लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता रहता है। आप देखेंगे तो आपको हर एग्जाम से रिलेटेड बनी हुई प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिससे आपको जुड़ जाना है। वहाँ पर जुड़ने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो आई होप आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन ये था कि कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला या अलग करने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? तो रोहतांग दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौल की स्पीति घाटियों के बीच आपका 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से आपका 51 किलोमीटर दूर है। तो रोहतांग दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुल्लू को मनाली से जोड़ता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेल जो आपके अभी 2022 में हुए हैं, जो कि आपके 22वें नंबर के, तो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं अगस्त में आयोजन हुआ था जिनका, उसमें पूछा गया था कि पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता हुआ था। पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल 2022 जो आपका राष्ट्रमंडल खेल था उसमें 2022 में महिला एकल बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो इनका जो खेल है आपका बैडमिंटन है, जो कि महिला एकल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक यहाँ पर राइट आंसर था।
इसी के साथ वह कॉमनवेल्थ में तीनों रंग की पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई हैं। यानी इससे पहले कॉमनवेल्थ में कांस्य और ब्रॉन्ज ये जीत चुकी हैं, तो तीनों आपके रंग के यहाँ पर मेडल जीतने वाली महिला भारतीय बन गई, जो कि पहली महिला आपकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आया हुआ था कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितने वर्षों पहले बनी थी या कब बनी हुई थी। ऐसे ऐसा कुछ रिलेटेड आपका पूछा गया था कि कब बनी हुई थी या कितने वर्षों पहले बनी हुई थी। तो 2400 ईसा पूर्व आई थिंक आपका ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पर, जो पता चला है कि 2400 ईसा पूर्व था। तो लगभग 2242 ईसा पूर्व आपका यहाँ पर दिया हुआ था। तो 2000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई की आपकी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसकी लंबाई जो है आपकी वो 20,000 किलोमीटर से भी आपकी यहाँ पर अधिक है। लगातार चीनी साम्राज्यों के महान सैन्य आपकी रक्षा परियोजना के रूप में देश की उत्तरी सीमा पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक महान दीवार का निर्माण किया गया था। आप समझ सकते हैं कि आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है और आपकी 17वीं शताब्दी ईस्वी तक आपका कार्य इसका हुआ था। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि माणिक लाल किससे संबंधित है। जो माणिक लाल वर्मा है, तो माणिक लाल वर्मा ऐतिहासिक बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। तो बिजोलिया आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसके अग्रणी नेता थे। 1965 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। वह उस समय मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री थे। तो माणिक लाल पूछे गए थे, जो कि आपके बिजोलिया आंदोलन से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि 2022 में भारत का जीडीपी में क्या स्थान था। अगर भारत में जीडीपी के स्थान की बात करें क्या था, तो हाल में ये आपकी जारी रिपोर्ट जीडीपी ग्रोथ बाय कंट्री जो आपकी एक रिपोर्ट आई हुई थी, जिसमें 2022 के बारे में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। तो 5वीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी 2022 में 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी भारत में है, यानी कि 5वां नंबर आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2022 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीटेड है। 16वें कभी 15वें आपसे पूछ लिया जाता है कि अटॉर्नी ऑफ जनरल कौन है। तो ये पूछा गया था कि 2022 में भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ कौन था। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने थे, अगर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था, क्योंकि 2022 में ही चेंज हुए थे। तो 2022 में आपके 15वें भी होंगे और 16वें भी होंगे। तो अगर बात करें करंट में, तो जो आर वेंकट रमणी है, करंट में आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल है, जिन्हें कि आपका 1 अक्टूबर 2022 से आपके 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ के रूप में आपके कार्यकाल इनका शुरू हुआ है। तो इनका आपका जो शुरू हुआ है आर वेंकट रमणी का 1 अक्टूबर 2022 से, जो कि 16वें नंबर के हैं। इससे पहले बात करें तो के वेणुगोपाल आपका राइट आंसर था, जो कि 15वें नंबर के थे। तो इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन दिया होगा, ये आपको 15वें या 16वें पूछा गया होगा। तो के वेणुगोपाल 15वें नंबर के आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जिन्हें कि आपका 30 सितंबर तक हटा दिया गया था। उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकट रमणी 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हुए। अगर पहले बात करें तो भारत के पहले अटॉर्नी ऑफ जनरल MC सीतलवाड़ रहे थे। तो MC सीतलवाड़ ये भारत के पहले अटॉर्नी ऑफ जनरल, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर रहे हुए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट एक आपका कुछ झारखंड से रिलेटेड यहाँ पर घाटी पूछ ली गई थी कि झारखंड से रिलेटेड घाटी आपकी कौन सी है। तो झारखंड में आपकी एक पतरातू घाटी है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन आया तो आपको वो भी बता देना है। तो झारखंड में पतरातू घाटी है, जो बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इस घाटी की सुंदरता नैनीताल और मनाली से आपकी यहाँ पर कंपेयर करी जा सकती है की तरह है, और यहाँ आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। पर पतरातू घाटी जो है आपके झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। तो पतरातू जो घाटी ये आपके झारखंड जिले में स्थित है, रामगढ़ जिले में झारखंड के स्थित है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि हाल में जो आपके 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, 36वें जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है, उसमें से योगासन में किसने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। योगासन में अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो गोल्ड जीतने वाली पहली जो एथलीट बनी वो पूजा पटेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने योगासन में आपके 36वें राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल ने जीता हुआ है। तो गुजरात से आपके संबंधित हैं और योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हुई। इस बार राष्ट्रीय खेलों में जो 5 नए खेल शामिल किए गए थे, उनमें से एक योगासन था। तो ये भी क्वेश्चन आपको मोस्टली याद रखना है कि कौन से खेल आपके 36वें राष्ट्रीय खेल में नए शामिल किए गए। तो 5 खेल आपके शामिल किए गए थे, जिनमें कि एक आपका योगासन भी है। एक इस भारतीय स्वदेशी खेल ने इस साल की शुरुआत में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अपनी शुरुआत कर दी। तो यहाँ पर आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी आपका योगासन यहाँ पर होने लगा है। बाकी आपका राष्ट्रीय खेल में यहाँ पर शामिल किया ही गया था। जलदूत एप्लीकेशन है, क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया था। तो आपको बता दें, जलदूत एप्लीकेशन सितंबर 2022 में सरकार ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया था, जो कि देश भर में गिरते भूजल के स्तर की समस्या से निपटने के लिए मदद करेगा। इसका मकसद देश के गाँव में गिरते जल स्तर का पता लगाना है, जिससे पानी की समस्या
समस्या को दूर किया जा सके। तो आपके ऑप्शन में गिरते हुए जल स्तर का पता लगाने का दिया गया होगा, तो वही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलदूत एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया था? तो सितंबर 2022 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि डेविस कप है जो कि किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप की बात करेंगे दोस्तों, तो डेविस कप दुनिया भर में पुरुषों की टेनिस टीम का मुख्य कार्यक्रम है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर टेनिस हो जाएगा। एक टेनिस एक टेबल टेनिस, दोनों आपका अलग अलग खेल है। ये टेनिस आपका होगा, टेबल टेनिस नहीं होगा। ठीक है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF और कॉस्मोस होल्डिंग द्वारा प्रशासित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष विरोधी देशों की टीम के बीच नॉकआउट प्रारूप में खेला जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रवर्तकों ने इसे विश्व टेनिस कप के रूप में वर्णित किया है और विजेताओं को विश्व चैंपियंस टीम के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा और कुछ ट्रॉफियां हैं और खेल है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका डेविस कप जो कि आज के सेशन में पूछा गया था आपका टेनिस के लिए, पुरुष के लिए। इसके अलावा एक है आपका फेड कप जो कि आपका टेनिस के लिए ही है लेकिन महिला के लिए है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका वेटमैन कप जो कि दोस्तों आपका टेनिस के लिए, ये भी आपका महिला के लिए है। इसके अलावा मर्देका कप आपके फुटबॉल के लिए है। एक है दोस्तों आपका राइडर कप जो कि आपका गोल्फ पुरुष की श्रेणी के लिए कप है। एक है आपका सोलहेम कप, वो आपका गोल्फ महिला के लिए है। वाकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। थॉमस कप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पुरुष बैडमिंटन के लिए है। उबेर कप महिला बैडमिंटन के लिए है। सुधीर रमन कप बैडमिंटन के लिए ही है। स्वेथलिंग कप आपका टेबल टेनिस पुरुष के लिए है। कार्बोलिनो कप आपका टेबल टेनिस महिला के लिए है। सुल्तान अजलान शाह कप वो आपका हॉकी खेल के लिए है, पुरुष श्रेणी के लिए। तो ये सभी कप है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके आज का डेविस कप आया था जो कि आपका टेनिस से संबंधित था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कालबेलिया नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया की बात करेंगे तो राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो आपका इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा सपेरा नृत्य या स्नेक चामन नृत्य इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा इसे 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा कुछ महाराष्ट्र के नृत्य देखें तो आपके एक देखिए लावनी है, एक आपका धनगरी गजा है, लोक नृत्य है, कोली नृत्य है, तमाशा, ये सभी नृत्य आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा केरल के नृत्य में देखें तो कथकली के बाद आपका मोहिनीअट्टम, थिरुकली, चक्याकुथु, ये सब दोस्तों आपके कहाँ के हैं तो केरल के लोक नृत्य थे। इसके अलावा गुजरात के लोक नृत्य में देखें तो दांडिया रास, गरबा, टिप्पणी, पधार आदि आपके गुजरात के नृत्य के प्रकार हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन है या किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका मैक्स वर्स्टापेन ने आपको राइट आंसर हो जाएगा। वर्स्टापेन ने लगातार दूसरी बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब है जो कि अपने नाम किया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स के रूप में यह सत्र में उनकी 12वीं जीत है। वर्स्टापेन 2 से अधिक बार विश्व चैंपियन बनने वाले 17वें खिलाड़ी हैं। इसके अलावा फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब सर्वाधिक 7 बार माइकल शुमाकर और लुइस हैमिल्टन ने आपका जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वर्स्टापेन ने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कलरिया पट्टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलरिया पट्टू भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुआ था। इसे भारत के अलावा दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से माना जाता है। काफ़ी लोगों को मानना है कि कलरिया पट्टू ही दुनिया के सभी मार्शल आर्ट्स की जननी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कलरिया पट्टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गेंद में 3000 इकाई संवेग है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए वेग दुगुना अगर कर दिया जाएगा तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा आपका 4 गुना हो जाएगा। तो आपका वेग दुगुना कर दिया गया था तो 3000 इकाई था, तो 3000 2 गुना आपका 6000 इसका नया संवेग हो जाएगा। तो 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया था। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1865 में ये लिखा गया पहला उपन्यास था उनका। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राजसिंह, विपक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दिया है। दुर्गेश नंदिनी किस भाषा में लिखा गया था। तो बांग्ला भाषा में ये लिखा गया था। इसके अलावा आनंद मठ की बात करें तो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है इसी से लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से ही। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा गया था तो ये आपका तिब्बत का पठार हो जाएगा जो कि आपका तकरीबन 5000 मीटर ऊंचा है, जो कि उत्तर में कुनलुन व दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बत का पठार पूर्वी एशिया में स्थित है। इसके अलावा अगला है आपका दक्कन का पठार जो कि दोस्तों जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ये भारत का विशालतम पठार है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार आपका दक्कन का पठार हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार आपका त्रिभुजाकार है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा पठार पूछेगा तो आपका राइट आंसर छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, विश्व का सबसे छोटा पठार।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि आपका 8,586 मीटर ऊंची है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके अलावा है अगला आपका नंदा देवी चोटी, जो कि आपका 7,816 मीटर ऊंचा है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसमें सबसे अधिक ऊंचाइयों वाला वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। यह पूरी चोटी भारत में ही स्थित है। इसके अलावा है अगला आपका कामेट चोटी, जो कि आपका 7,756 मीटर ऊंचा है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह तिब्बत के पठार के पास ही स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम इनमें से कौन नहीं है, तो पूर्वी तट का जो क्षेत्रीय नाम है दोस्तों आपका उड़ीसा में इसे उत्कल तट और तमिलनाडु में दोस्तों आपका कोरोमंडल तट या पायन तट घाट कहा जाता है। तो आपका एक तमिलनाडु तट दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तमिलनाडु तट इसका नाम नहीं है, तमिलनाडु में आपका कोरोमंडल तट के नाम से इसे जाना जाता है। एक ऑप्शन में आपका मालाबार तट था। मालाबार, उत्कल और कोरोमंडल ये आपका पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम है। पश्चिमी तट के क्षेत्रीय नाम देखें तो कोंकण तट, महाराष्ट्र तट, गोवा तट, मालाबार तट, केरल और कर्नाटक तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम दोस्तों आपका मालाबार तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मालाबार तट आपका पश्चिमी तट का क्षेत्रीय नाम है, ना कि पूर्वी तट का। इसके अलावा भारत के पूर्वी घाट को दोस्तों कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम आपका तमिलनाडु तट, कोरोमंडल तट और उत्कल तट हो जाएगा। मालाबार तट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पश्चिमी तट का क्षेत्रीय नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो आयुध अधिनियम की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका 1959 में पारित किया गया था। यह अधिनियम आयुध अधिनियम 1959 के नाम से जाना जाता है। आयुध अधिनियम की बात करेंगे तो ये नियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य खिलाड़ियों द्वारा रखे जाने वाले अग्नायुधों की संख्या में वृद्धि करना। आयुध अधिनियम 1959 में देश के भीतर हथियारों को गैर कानूनी संग्रह को रोकने के लिए लाया गया था। ज्ञात रहे कि 1959 के इस अधिनियम में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2019 में आयुध संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है, तो दोस्तों आपको बता दें भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्र के 4 वर्ग हैं। पहला तो है आपका तत् या ततुवाद्य, जो कि आपका तारयुक्त होता है। दूसरा है अवनद्य वाद्य, ढोल या नगारा जिसे कहते हैं। एक आपका है घनवाद्य, जिसे कि घंटिया, सांझ, घड़ताल से संबंधित है। एक है आपका सुशिरवाद्य, जो कि वायु से बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तो आपका ठोस वाद्य यंत्र पूछा गया था, जो कि आपका घन वाद्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। घन वाद्य ठोस वाद्य यंत्रों की शैली है जिसमें एक ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होता है। उन्हें इडियोफोन यंत्र भी कहा जाता है। घन वाद्य के उदाहरण है मंजीरा, जल तरंग, कच्छ तरंग, जहाज, घड़तल आदि। इसके अलावा तत्वाद्य तार वाले वाद्य यंत्र है जहाँ पर ध्वनि के तार के कंपन से उत्पन्न होता है, जैसे बीना सितार है। एक है आपका सुशिरवाद्य या पवन वाद्य यंत्रों में एक खोखले समय फूंकने से ध्वनि उत्पन्न होता है, जैसे कि आपका बांसुरी, शहनाई, पुंगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा आपका स्थल है, तो इसका राइट आंसर आपका हड़प्पा ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की बात करेंगे तो यह स्थल आपके वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। ये रवि नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका हड़प्पा ही था। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थल ही सबसे पहले खोजा गया था। सबसे बड़ा स्थल आपका मोहनजोदड़ो था। भारत में सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी है। इसके अलावा उसका हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह आपका लोथल है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके अलावा लोथल भोगवा नदी के किनारे है। एक आपका धोलावीरा, जो कि 40वां यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, वह भी आपका गुजरात में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अजीज कुमार की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था। अजीज कुमार, जिससे कि दोस्तों आपका शराब बनाने वाला या बेचने वाला के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये दोस्तों आपका सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज कुमार नामक कलाल या कि शराब बनाने वाले या बेचने वाले फिरोज आजाद नामक नाई, मनका तवाक नामक बावर्जी और लदा पीरा नामक मलियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। ठीक है, तो आपको बता दें ये आपका शराब बनाने वाला का नाम अजीज़ कुमार था। लेकिन अगर नाई पूछेगा तो फिरोज हजमाक नामक नाई, और आपका बावर्ची पूछेगा तो आपका मनका तवाक नामक बावर्जी, और आपका लदा तथा पीरा नामक मालियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठा था। मालियों को जो काम करता था वो आपका लड्डा या पीरा कहलाता था। ये लोग सुल्तान के चापलूस करके बड़े पदों पर आए थे। इनके अंदर बड़े पद पाने की योग्यताएं नहीं थी। इसलिए इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इस नियुक्ति को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने में क्षमता के उदाहरण के रूप में व्यक्त किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था श्रेष्ठ आकाश, ये जो आपका श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता के लिए विश्व बैंक ने किस राष्ट्र को 350 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है जो कि दिया था। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को 350 मिलियन डॉलर यानी कि 2832 करोड़ रुपए से अधिक की लोन की मंजूरी दी थी। तो आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर
बनाने पर इस्तेमाल करेगा। यह विशेष रूप से किशोर लड़कियों और रोग निगरानी पर खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद जो 50 है किससे संबंधित है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है आपका अनुच्छेद 50 से संबंधित है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित कराना और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, तो आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग करना आपका अनुच्छेद 50 राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया था कि अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने किस पदार्थ की बहुतायत का पता लगाया है, तो आपका चंद्रयान 2 ने स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जैसे कि इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ने ऑर्बिटर पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की बहुतायत को मैप किया है। इसके अलावा चंद्रयान 1 एक्सरे फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोमीटर ने एक्सरे पर अपनी विद्युत रेखा से सोडियम का पता लगाया था, जिससे चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा की मैपिंग की संभावनाएं जो कि खुल गया था। तो आपका राइट आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। क्या था कि एमपीआई के अनुसार विश्व में सबसे गरीब लोग किस देश में रहते हैं, तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 22.8 करोड़ लोग गरीब भारत में हैं, तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। इसके बाद आपका नाइजीरिया में 9.86 करोड़ गरीब है। ठीक है, तो आपका भारत पहला, नाइजीरिया दूसरा। इनमें से 2/3 लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिससे कम से कम एक व्यक्ति पोषण से वंचित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। एक क्वेश्चन पूछा गया था अंबाला से सुंदरवन तक ढाल कितना मीटर है, तो इसका ऊंचाई आपका 264 मीटर यानी कि 866 फीट है, तो आपका 264 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक परिस्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की जो लंबाई है आपका 1800 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे दोस्तों, तो वह दर है जिस पर भारतीय कमर्शियल बैंक यानी आरबीआई को पैसा उधार देता है। यह द्विमासिक बैठक में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा तय किया गया दर है। कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देने का कारण यह है कि बदले में आरबीआई उन्हें अधिशेष धन पर आकर्षक ब्याज देता है। रिवर्स रेपो रेट और मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई के बीच अप्रत्यक्ष संबंध है। यदि रिवर्स रेपो रेट दर घटती है तो धन की आपूर्ति है जो कि बढ़ जाती है। ठीक है, इसके विलोमतः आपका एक रेपो रेट होता है। रेपो रेट आपका पुनः खरीद विकल्प से बना है। यह वह मूल्य है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नकदी की कमी की स्थिति में कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। साथ ही मुद्रास्फीति को रोकने के लिए इसी दर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है तो आरबीआई रेपो दर बढ़ा देता है, इसलिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेने से बचते हैं। ऐसे में अगर यदि कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंकों से पैसा नहीं लेंगे तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि देश में महंगाई नहीं होने पर इसके विपरीत रुख अपनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएमजेवाई 2018 किस लिए शुरू किया गया था, तो आयुष्मान भारत योजना या भारत जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना का घोषणा किया था। इस योजना का जो उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर स्वास्थ्य बीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डेटा ट्रांसमिशन किस मोड से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था, तब इसका जो आपका फैक्ट वो देखिए कि जब डिवाइसों के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं के एक साथ एक ही समय पॉसिबल होता है तो ट्रांसमिशन मोड को फुल डुप्लेक्स ट्रांसमीटर मोड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर टेलीफोन मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसे माध्यम से एक साथ एक ही समय में दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था की सर्किट बोर्ड से रिलेटेड कि कौन सा आपका की सर्किट बोर्ड है, तो आपका मदरबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट है जिससे इसे सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। यह भारत के सभी परिधियों उपकरणों के बीच संबंध रखता है, अनुमति देता है। इसके अलावा ये सीपीयू और मेमोरी के बीच कनेक्टर के रूप में भी काम करता है। इसका एक सब सिस्टम है जिसे सेंट्रल प्रोसेसर कहा जाता है। पूछा गया था कि डैश किरण परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ कोण बनाता है, तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले जो कोण होते हैं उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन परावर्तन कोण हो जाएगा। ऑप्शन में विषम कोण अपवर्तन कोण दिया गया था, तो आपका राइट आंसर परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित या पेश किया गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1784 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट को है जो कि पेश किया गया था। इसका जो नाम है ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, आपको मालूम होगा 1773 में आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी में कुछ खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट आपका रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए
अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अस्पृश्यता का अंत है जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के अंत की बात करेंगे दोस्तों, तो अस्पृश्यता का जो अंत है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण आपके जो अनुच्छेद हैं, पहला है अनुच्छेद 15 जो कि दोस्तों आपका जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित आपके अनुच्छेद हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 20 आपके अपराधियों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। और आपका अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 आपका छूट गया है जो कि दोस्तों आपका लोक नियोजन से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 दोस्तों आप क्या है, ये लोग आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, विजय हजारे ट्रॉफी है जो कि किस फॉर्मेट का खेल है। तो विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। वनडे ट्रॉफी, तो वनडे का मतलब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये पक्का 50 ओवर का खेल होगा। तो ऑप्शन में आपका 50 ओवर दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। T20 आपका 20 ओवर का खेला जाता है, वनडे आपका 50 ओवर का खेला जाता है। तो ये आपका वनडे फॉर्मेट में ही रणजी विजय हजारे ट्रॉफी जो कि खेला जाता है। ठीक है, इसे आपका 2002 या 2003 में सीमित ओवर क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने 1951 और 53 के बीच भारत के लिए खेला था। इसके अलावा तमिलनाडु 5 बार ट्रॉफी जीतने वाली सबसे सफल टीम है। और हिमाचल प्रदेश 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ठीक है, 2021 में आपका हिमाचल प्रदेश जीती है। चलिए क्रिकेट से जुड़ी कुछ अन्य ट्रॉफियां हैं वो उसको देख लेते हैं। आपका है विजय हजारे ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, C.K. नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफियां आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, दुरंत कप है, फेडरेशन कप है, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो कप है, आई लीग है, इंडियन सुपर लीग है। इसके अलावा हॉकी से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं जैसे कि आगा खां कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, सुल्तान अजलान शाह कप है, रंगास्वामी कप है। इसके अलावा आपका बैडमिंटन से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं जैसे कि थॉमस कप है, अग्रवाल कप है, चड्डा कप है और दीवान कप है। आपका थर्ड शिफ्ट में आपका आया था, क्वेश्चन आया था आपका डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका लॉन टेनिस उसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका 2022 एशिया कप का रनअप टीम मतलब कि उप विजेता कौन रही थी। तो 2022 का एशिया कप का जो उप विजेता टीम आपका पाकिस्तान रहा था और आपका विजेता कौन रहा था, तो वो आपका श्रीलंका रहा था। 2022 की क्रिकेट एशिया कप से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आने की संभावना है। पहला तो है कि 2022 में क्रिकेट एशिया कप का कौन सा संस्करण खेला गया, तो ये आपका 15वां संस्करण खेला गया था। इसके अलावा 2022 एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर क्या था, तो DP वर्ल्ड इसका टाइटल स्पॉन्सर था। इसके अलावा क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन है जो कि किस देश में किया गया, तो संयुक्त राज्य अमीरात में आपका किया गया था। अगला है एशिया कप 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला है आपका एशिया कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। अगला एशिया कप 2022 का उप विजेता कौन रहा था, आपका पाकिस्तान रहा था, जो कि अभी के सेट में पूछा गया था। इसके अलावा सर्वाधिक बार एशिया कप जीतने का खिताब किसके नाम है, तो आपके हमारे देश भारत के नाम है। कितनी बार जीता है, तो भारत अब तक 7 बार जीता है, 1984 में, 88 में, 90, 91 में, 95 में, 10 में, 16 में और 18 में। इसके अलावा एशिया कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1984 में किया गया था। एशिया कप 2022 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था, तो भानुका राजपक्सा को मिला था। एशिया कप 2022 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने थे, तो आपका वानंदेश हंसरंगा बने थे। इसके अलावा है श्रीलंका ने अब तक कितनी बार एशिया कप खिताब जीता है, तो 6 बार अभी तक आपका एशिया कप का खिताब जीता है। इसके अलावा एशिया कप महिला की बात करेंगे तो इसको कौन जीता है, तो ये आपका जीता है, कौन जीता है, तो ये आपकी इंडिया जीती है। ठीक है, महिला में। इसके अलावा उप विजेता कौन रहा है, तो श्रीलंका उप विजेता रहा है महिला में, लेकिन पुरुष में आपकी उप विजेता श्रीलंका रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरनाथ सिंधु 2021 में कौन सा खिताब जीती है। तो हरनाथ सिंधु 21 साल बाद यूनिवर्स का खिताब भारत के सीट बंधा है। इससे पहले 2000 में भारत की लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। 2017 में हरनाज ने मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता है, लेकिन इस साल सितंबर 2021 में उन्होंने मिस डिवा यूनिवर्स इंडिया 2021 अपने नाम किया है। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है आपके हरनाथ सिंधु ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नहीं दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका 29 जून को शायद आपका मनाया जाता है, तो आपका 29 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 29 जून देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो आपका 29 जून ही होना चाहिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस।
एक आपका अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना तो रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसकी स्थापना 1 जून 2022 के संकल्प के माध्यम से भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना आपका किया था। ठीक है, आपका शायद दिवस पूछा गया था तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दिवस आपका 29 जून हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो आपके भारतीय मानक ब्यूरो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड यानी कि ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ठोस से गैस का जो परिवर्तन है आपका ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, जबकि व्युत्क्रम प्रक्रिया को निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऊर्ध्वपातन अन्य चरण परिवर्तन की तरह श्रमतापीय है और गलन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थ ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली का जो लोह स्तंभ है आपका 41 सेंटीमीटर 16 इंच व्यास वाली 7.21 मीटर 23 फीट 8 इंच ऊंची संरचना है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, जिसका शासनकाल आपका 375 से 415 ईस्वी तक का था। अब ये कुतुब परिसर में स्थित है, दिल्ली में है, भारत के मेहरौली में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें पेड़ों के द्वारा दिन के समय में ऑक्सीजन निकलने और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की प्रक्रिया चलती है, लेकिन रात के समय अधिकतम पेड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की हिदायत दी जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मालवा में कौन सी नदी नहीं बहती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो इसका तो आंसर है जो कि मिल नहीं पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मालवा क्षेत्र में तो काली सिंध एक नदी है जो कि मालवा क्षेत्र में तो बहती है, लेकिन आपका मालवा में कौन सा नदी नहीं बहता ये क्वेश्चन पूछा गया था। काली सिंध के अलावा चंबल नदी भी आपकी बहती है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था हीट द सेक का इडियम। ठीक है, हीट द सेक का इडियम हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस है जो कि कर लीजिएगा। ठीक है,